नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 14 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे रामायण पार्क विकसित किया जा रहा है, कहाँ पे विकसित किया जाएगा, और जो है खो खो विश्व कप भी स्टार्ट हो चुका है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। आइए ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते हैं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने 2 मिनट वीडियो को देखा तो आपको खुद पता चल जाएगा वीडियो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है जेट मोड सुरंग। तो जेट मोड सुरंग का लोकार्पण हो चुका है। किसने किया है? तो पीएम मोदी जी ने किया है, 13 जनवरी को किया है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है 13 जनवरी को पीएम मोदी जी ने लोकार्पण किया है। किस सुरंग का? तो जेट मोड सुरंग का। अब यहाँ पे 3 शब्द आते हैं। एक तो आपका लोकार्पण हो गया है, एक आता है शिलान्यास। ये शब्द बहुत ही आते हैं, तो इसको अर्थ समझ लेते हैं इसका क्या होता है। तो और एक आता है भूमि पूजन। तो इनके अर्थ समझ लेते हैं, इनका अर्थ होता क्या है। तो अब पहली बात करते हैं लोकार्पण की। लोकार्पण वो शब्द, इसका अर्थ ये होता है कि लोगों को अर्पण कर देना है। जैसे मोदी जी ने जो है सुरंग का लोकार्पण किया है, तो अब लोगों के लिए रास्ते खोल दिए गए। अब वहाँ से लोग आ जा सकते हैं सुरंग में। तो यहाँ पे जो है लोकार्पण मतलब लोगों को अर्पण कर देना। फिर बात करते हैं शिलान्यास। जैसे किसी चीज़ का निर्माण करना है तो वहाँ पे नींव भरना, ये शिलान्यास होता है। वहाँ पे मतलब शिला रख देना, एक पहले नींव भर देना, फिर वहाँ से निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ये शिलान्यास होता है। भूमि पूजन वो होता है जहाँ पे कोई चीज़ बनाने का प्लान हुआ है और वहाँ पे पहले पूजा होती है, फिर शिलान्यास होता है, फिर निर्माण हो जाता है, फिर लोकार्पण होता है। ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं, कैसे क्या अर्थ होता है इनका। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें श्रीनगर कारगिल लेह, इसका रास्ता जो पड़ता है 434 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला गांदरबाल में समुद्र तल से इसकी सुरंग की लंबाई अगर देखी जाए तो 8,650 फीट ऊंची पर स्थित है। और ये जो है इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर सुरंग की लंबाई है। यहाँ पे ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो ऊंचाई कितनी है? तो 8,650 फीट है, तो याद रखिएगा। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है? तो लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ये जो है इसकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं सुरंग की, तो याद रखिएगा समुद्र तल से इसकी लंबाई है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको सुरंग का जो है लोकार्पण किसने किया है करंट में पूछा जा सकता है। फिर अगर स्टैटिक में बनाया जाएगा तो इसको आगे चल के पूछा जाएगा इसकी ऊंचाई कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। और ये जो है सुरंग बनाई क्यों गई है? जब बात करते हैं जो श्रीनगर कारगिल लेह है, इसके रास्ते में हिमपात हो जाता था, मतलब सर्दियों में जो है बर्फ जम जाता था, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए इस सुरंग का निर्माण किया गया है। और अगर बात करते हैं इसके स्टैटिक की, तो इसका शिलान्यास अभी मैंने बताया था। शिलान्यास क्या होता है? जब मतलब उसका निर्माण किया जाता है तो उसके लिए नींव भरी जाती है, तो शिला रखा गया था 2012 में। फिर बात करते हैं निर्माण कब शुरू हुआ? तो निर्माण शुरू हुआ है 2015 में। फिर इसकी लागत की बात करें तो टोटल लागत जो लगी है 2,378 करोड़ रुपए इसकी लागत लगी है। इसका जो है लोकार्पण किसने किया? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है लोकार्पण के समय कौन कौन शामिल था, अभी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करें परिवहन मंत्री भी शामिल थे, नितिन गडकरी जी। फिर उपराज्यपाल थे वहाँ के मनोज सिन्हा, ये भी शामिल थे। फिर बात करते हैं यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? तो कश्मीर के, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे, आगे दिया है आगा सैयद रहुल्ला, तो इनको जो है सांसद हैं वहाँ के, याद रखिए। राज्यसभा सदस्य जो हैं गुलाम अली खटाना, तो ये भी शामिल थे इसमें, याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये लोग शामिल थे, इनके नाम मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे करंट में मुद्दा अगर बनेगा तो लोकार्पण किसने किया है और सुरंग की लंबाई क्या है और रास्ते पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए। ऐसे भी यहाँ पे श्रीनगर कारगिल और लेह भी दे देगा और एक कहीं और से दे देगा, पूछ लेगा ये रास्ता जो है सुरंग किन को रास्ते को जोड़ती है, तो ये भी पॉइंट ऐसे बनाया जा सकता है। बाकी आपको ये विशेषताएं याद रखनी है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, गंगा माँ को जो पहुँचे 128 साल के, यहाँ पे इनकी एज याद रखिएगा, पद्म श्री बाबा शिवानंद। तो इनका नाम याद रखिए, पद्म श्री बाबा शिवानंद क्यों बोला जाता है? इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, इसलिए इनको पद्म श्री बाबा शिवानंद बोला जाता है। ये 128 वर्ष के, और ये जो गंगा के तट पर पहुँचे
याद रखिएगा, सबसे एजेड हैं इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका नाम याद रखिएगा। अगर इनके पद्मश्री की बात करें तो इनको पद्मश्री कब दिया गया था, तो पद्मश्री दिया गया था 2022 में, मार्च 2022 में दिया गया था। किनके द्वारा, तो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा दिया गया था पद्मश्री। इनको याद रखिएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो काशी में रहते हैं, याद रखिएगा। वैसे तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल के श्रीहट जिले ग्राम हरिपुर में जन्म होता है, याद रखिएगा। और इनके जो है ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म जहाँ पे हुआ था ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, बाकी ये रहते काशी में। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। जब विभाजन नहीं हुआ था बांग्लादेश का, तब ये भारत का हिस्सा था, तभी ये उनका जन्म हुआ था। जन्म कब होता है, तो 8 अगस्त 1896 में जन्म होता है। 128 वर्ष के इनकी एज ही पूछी जा सकती है। अभी बताएंगे कि प्रश्न कैसे बनाया जा सकेगा। यहाँ पे बात करें, इनके पिताजी का नाम क्या है, श्रीनाथ गोस्वामी है, और इनकी माता जी का भगवती देवी है, याद रखिएगा। और इनको जो है इनके माता पिता ने अच्छे भविष्य के लिए इनको कहाँ दिया था, नवद्वीप बाबा ओकारानंद के यहाँ इनको छोड़ दिया था। इनके भविष्य के लिए अच्छे भविष्य बन जाए, मतलब अच्छा कार्य करें, इसलिए इनको इनके माता पिता ने वहाँ पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, इनकी एज कितनी है और इनको जो है पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है। बाकी जो है इनके बारे में आप देख लीजिए, लेकिन अगर करंट में मुद्दा बनेगा तो इनका एज पूछा जा सकता है और इनको जो है पद्मश्री कब दिया गया, क्योंकि चर्चा में जो चीज़ें रहती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, हमेशा याद रखिएगा। बाकी आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। आगे बात करते हैं महाकुंभ। जो महाकुंभ का आयोजन किया गया बहुत ही भव्य आयोजन है, तो इसमें विदेश विदेश के लोग भी आ रहे हैं और देश विदेश के लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो तारीफ जब कर रहे हैं तो एक लोगों ने तारीफ की है, ऑल इंडिया मुस्लिम मंच के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, इन्होंने भी तारीफ की है, योगी जी की भी तारीफ की है और जो मेले का भी तारीफ किया है। तो इन्होंने बताया कि महाकुंभ जो है केवल धार्मिक नहीं है बल्कि जो है सांस्कृतिक भी है और प्रशासनिक भी है, याद रखिए। इन्होंने कहा है तो इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये क्या है तो ये पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। आगे आता है छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपए से जो है निवेश करेगा, कौन करेगा, तो अडानी ग्रुप करेगा, मतलब अडानी जो समूह है वो करेगा। क्यों करेगा, तो इसमें जो रायपुर कोरबा रायगढ़ ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा, वहाँ पे निवेश करेगा। कितना, तो 60,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। किसमें, तो ऊर्जा संयंत्र में। तो ये जो है ऊर्जा संयंत्र में कितना रुपये निवेश करेगा और कौन करेगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे करेगा, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। राज्य याद रखिएगा, कौन सा ग्रुप निवेश करेगा और कहाँ पे जो है निवेश किया जाएगा और कितना निवेश किया जाएगा, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जब आप खुद से प्रश्न बनाएंगे इसमें और कैसे प्रश्न बन सकते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आगे बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ है उसमें विद्युत उत्पादन में क्षमता बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, 6,120 मेगावाट जो है वृद्धि होगी। किसमें, तो विद्युत उत्पादन में। इसकी वजह से जो ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, तो इससे कितनी वृद्धि होगी ये पूछा जा सकता है कथन में, तो याद रखिएगा। और पूरे 75,000 बताएं तो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ निवेश किए जाएं, तो राज्य में सीमेंट परियोजनाएं उनके लिए निवेश किया जाएगा। और 10,000 करोड़ रुपए कहाँ निवेश किए जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कौशल विकास में और पर्यटन में। तो यहाँ पे जब ऊर्जा संयंत्र लगाए, देखिए अगर विचार करेंगे तो किसी राज्य में अगर कोई कंपनी अपना संयंत्र लगाती है तो उसमें वो लालच देती है। क्या लालच देती है, जैसे उसने कह दिया 10,000 करोड़ रुपए, मतलब कि हम निवेश करेंगे किस पे, तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, कौशल विकास पे। तो उनको लगा कि मेरी राज्य की जो है तरक्की हो जाएगी, तो इसलिए वो उन्होंने अनुमति दे दी और ये जो है निवेश करेगा अडानी ग्रुप। तो याद रखिएगा ये जो है इतना शिक्षा पे निवेश कर देगा 10,000 करोड़, बाकी जो है अपने बिजनेस पे लगाएगा, जो ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, फिर वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, इनके शपथ समारोह होगा कब, तो ये जो होगा 20 जनवरी को होगा। 20 जनवरी को शपथ समारोह होगा। वहाँ पे जो है अपने भारत की ओर से कौन शामिल होंगे, क्योंकि एक फंक्शन की तरह ये समारोह मनाया जाएगा और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये जो है भारत की ओर से शामिल होंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं, चर्चा में आया है। ये जो है
अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल था। तो अपने विदेश मंत्री थे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल थे। अपने विदेश मंत्री कौन है? तो जो है एस जयशंकर जी शामिल होंगे। याद रखिए 20 जनवरी को शपथ समारोह है। बाकी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन और जो है चीन के राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग। तो इनकी अगर ये नहीं आ पाएंगे तो इनके जो उपराष्ट्रपति हैं हांग जोंग हैं या विदेश मंत्री आएंगे, इसमें शामिल होने याद रखिएगा। सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले, ये भी शामिल होंगे। इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये भी शामिल होंगे इसमें। और जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलई, और इनकी ट्रंप की जो पार्टी संबंधित है रिपब्लिक पार्टी संबंधित है। याद रखिए इतनी भी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी जो है शासनाध्यक्ष शामिल होंगे, कुछ विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। आगे बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे 47 नंबर के राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, याद रखिएगा। बाकी ये समारोह के लिए इनको जो है अभी बताया गया है 17 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं। 17 करोड़ डॉलर इनको दान मिल चुका है इस समारोह के लिए। बाकी और भी उम्मीद की जा सकती है लगभग 20 करोड़ जो है डॉलर मिल सकते हैं दान में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। आगे दिया है श्रीलंका ने जो है 8 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया, साथ में 2 नौकाएं भी जब्त कर ली हैं। अगर बात करते हैं इस वर्ष जो है 18 मछुआरे गिरफ्तार किए हैं कुल श्रीलंका ने। बात करते हैं गत वर्ष 529 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए थे, किसने? तो श्रीलंका ने। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कितने जो है भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया और किसने गिरफ्तार किया, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं। अगला नाम दिया है मालाला। इनका पूरा नाम है मालाला यूसुफ फजई, इनका नाम है, याद रखिए। और ये जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। और इन्होंने क्या किया है, महिलाओं से जो भेदभाव करता है वो उसकी आलोचना की है। अब इन्होंने बताया है कि जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने जो है बहुत सारे कार्य किए हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो इस्लामिक लोग हैं और जो इस्लाम की शिक्षा है वो कोई मायने नहीं रखती, वो किसी लाइफ की नहीं है, इन्होंने ये भी कहा है। और ये महत्वपूर्ण बन जाता है, इन्होंने कहा है तालिबान महिलाओं को इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तो वो है तालिबान वहाँ के लोग हैं और अफगानिस्तान के महिलाओं को जो है पढ़ने नहीं देते हैं, इस्लामिक शिक्षा देते हैं, तो वो कोई महत्व नहीं है उसका। इन्होंने इस तरीके से कहा है, याद रखिएगा। इनका ये फोटो लगा हुआ है तो इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है चर्चा में, इसलिए पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दुबई रेस। तो दुबई रेस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जो दुबई रेस है, तमिल सुपरस्टार है अजीत कुमार, इनकी रेसिंग टीम ने जो है रविवार को दुबई 24H 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पे जो है दुबई 24H याद रखिएगा रेसिंग, इसमें जो है किसने? तो अजीत कुमार की जो टीम है उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बस इतना पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं खो खो विश्व कप। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। खो खो विश्व कप जो है 13 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 13 तारीख से। अब बात करते हैं 13 से 19 जनवरी तक ये चलेगा। 13 तारीख से 19 जनवरी तक ये चलेगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे जो है आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। तो यहाँ पे स्थान पूछा जा सकता है कि पूछ लिया जाएगा खो खो विश्व कप में जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया 13 से 19 जनवरी। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसमें जो है 23 देशों के जो हैं खिलाड़ी भाग लेंगे। तो यहाँ पे 23 देशों के जो हैं खिलाड़ी भाग लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। आपको ये पॉइंट ये याद रखना है कि ये कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और ये कितने देशों के खिलाड़ी जो हैं भाग लेंगे और जो है कब से कब तक जो है किया जा रहा है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं देवजीत सोकिया भाटिया निर्विरोध निर्वाचित। तो ये जो है देवजीत सोकिया प्रदेत सिंह भाटिया जो हैं रविवार को आईसीसी की बैठक होती है, उसमें निर्विरोध इनको चुना गया। क्या चुना गया? तो इनको सचिव चुना गया, किसका? बीसीसीआई का। और जो है कोषाध्यक्ष जो है किसको? भाटिया जी को चुना गया। अब यहाँ पे जो है सचिव जो है देवजीत सोकिया को चुना गया, भाटिया जी को जो है कोषाध्यक्ष चुना गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है बीसीसीआई का।
आगे बात करते हैं जो जे शाह हैं और आशीष शेलार हैं, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया सचिव और कोषाध्यक्ष के पद से, तब इनको जो है इनको नियुक्त किया गया है। बाकी अगर जे शाह की बात करें तो आईसीसी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं और आशीष शेलार जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, तो इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, याद रखिएगा। शोकिया जो हैं और भाटिया जो हैं, शोकिया जो हैं और भाटिया जो हैं कहाँ के हैं, तो शोकिया की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ के, तो असम के, इनका जो है स्टेट पूछा जा सकता है। और बाकी बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो है भाटिया जी हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनका लोगों का फोटो लगा हुआ है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं आईपीएल 21 मार्च से जो है 4 शहरों में आयोजित होगा, तो 21 मार्च से आयोजित होगा, आइए बात कर लेते हैं। तो ये पिछली वर्ष कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये पिछली वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया था और बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अगर इस बार बात करें तो 2025 में कहाँ पे आयोजित होगा, तो लखनऊ में, मुंबई में, बड़ौदा में और बेंगलुरु में, 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि आईपीएल 2025 में कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा, तो 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। और कब से आयोजित किया जाएगा, तो 21 मार्च से होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं महिला प्रीमियम लीग जो है, मतलब WPL जो है वो भी आयोजित 4 शहरों में किया जाएगा। और अगर बात करते हैं BCCI के उपाध्यक्ष जो हैं राजीव शुक्ला हैं, तो इन्होंने ही घोषणा की है इसकी, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बाकी BCCI के सचिव अगर बात करें देवजीत शोकिया हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है 18 से 19 जनवरी की घोषणा की जाएगी, मतलब या तो 18 में की जाएगी या 19 जनवरी को घोषणा की जाएगी, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण बन जाता है, तो जो है भारत चैंपियंस ट्रॉफी का पहला जो है मैच कहाँ खेलेगा, तो 20 फरवरी को खेलेगा, किसके विरोध में, तो ये जो बांग्लादेश के विरुद्ध खेलेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है 14 वर्ष की इरा ने 346 रन बनाकर इतिहास रचा है। ये कहाँ की, तो मुंबई की, 14 वर्ष की हैं, इनका पूरा नाम है इरा जाधव, इनका नाम है। संडे को जो है अंडर-19 महिला वनडे ट्रॉफी में जो है मेघालय के विरुद्ध 346 रन बनाकर अपना इतिहास बना लिया इन्होंने। ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, अंडर-19 क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। और इनके बारे में बात करें, शारदा आश्रम विद्या भारती की छात्रा हैं और इन्होंने 157 गेंदों में 42 चौके 16 छक्के मारकर इन्होंने ये रन बनाए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं किसी भारतीय द्वारा यूथ लिस्ट ए में जो है सर्वोच्च स्थान जो है इन्होंने ही प्राप्त किया है, इरा जाधव ने, याद रखिए, इनका ये फोटो लगा हुआ है। आगे बात करते हैं इस वर्ग में विश्व रिकॉर्ड जो है किसका है, तो दक्षिण अफ्रीका की एंजल ली का है। इन्होंने जो 2010 में कितना स्कोर बनाया था, 2010 में 427 रन बनाए थे, याद रखिए। इनका पहला जो है विश्व रिकॉर्ड है किसका, तो जो है एंजल ली का। ये कहाँ के जो है दक्षिण अफ्रीका की हैं और 2010 में इन्होंने रन बनाए थे। आगे बात करते हैं इरा के तीसरे शतक कप्तान हार्ले गाला 116 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए उनकी 274 रन की साझेदारी हुई। फिर इन्होंने जो है बम्बई के तीसरे विकेट पर इन्होंने 563 रन बनाए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मेघालय के, तो मेघालय में अगर बात करते हैं तो मेघालय की जो टीम है 19 रन में आउट हो गई थी और मुंबई ने जो जीता है मैच, कितने में जीता है, तो मुंबई ने जो है 544 रन से ये जो है मैच जीता है, 544 रन से ये मैच जीता है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे कम उम्र की याद रखना है, कितने रन बनाए हैं सबसे कम उम्र की, इनका नाम क्या है और ये कहाँ की रहने वाली, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है चित्रकूट में बनेगा रामायण पार्क। चित्रकूट में रामायण पार्क बनेगा, श्री राम जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी, 151 फीट की लगाई जाएगी। ये जो है बजट मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है, 750 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, जिसमें रामायण एक्सपीरियंस पार्क भी बनाया जाएगा, 100 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, याद रखिए। राजोला गांव में 80 एकड़ में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। बाकी मंदाकिनी जो नदी है उस पर एक पुल भी बनाया जाएगा इसी बजट में। कहाँ पे, तो नया गांव में 51 करोड़ की लागत से जो है ट्रैफिक कमांड सेंटर भी बनाया जाएगा। और ये इस पुल की अगर लंबाई पूछ लिया है तो लंबाई महत्वपूर्ण बन जाती है। लंबाई जो है 130 मीटर है, याद रखिए, 130 मीटर इसकी पुल की लंबाई होगी। मंदाकिनी जो नदी है उसके ऊपर बनाया जाएगा, वो आपको याद रखना है। रामायण एक्सपीरियंस पार्क कहाँ पे बनेगा, तो चित्रकूट में बनेगा, 151 फीट की श्री राम जी की प्रतिमा लगेगी। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि इसमें सिर्फ राम जी ही होंगे,
सीता जी की भी प्रतिमा होगी और जो लक्ष्मण जी की प्रतिमा होगी और साथ में जो है हनुमान जी की भी प्रतिमा होगी। जिससे यहाँ पे जो विशेष रूप से इनकी प्रतिमा बताई गई, बाकी जो है जितने भी उनके भक्त थे और जितने भी जो लोग थे उनके साथ, वो सबकी प्रतिमा होगी वहाँ पे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है बिहार में फूलर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये घोषणा जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की है। जो बागामा गांव है उसके निकट 500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं, जो मधुबनी जिला है उसमें अंतर्राज्यीय बस अड्डे भी बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है बजट पास किया है। कितना बजट पास किया है? तो मुख्यमंत्री ने 1107.49 करोड़ रुपए जो बजट पास किया, इसमें 139 योजनाएं हैं। 139 योजनाएं, याद रखिएगा। कितनी योजनाएं? ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री जी ने। कितना रुपए है, कितनी योजनाएं, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 47 योजनाओं को इन्होंने जो है लोकार्पण किया, मतलब लोगों को अर्पण कर दिया। उनके लिए जो है जो योजनाएं बनाई गई थी वो लोगों को अर्पण कर दी। फिर बात करते हैं 33 योजनाएं ऐसी भी बनाई जो हैं जिसमें जो है 33 योजनाओं को लोकार्पण भी किया गया है और शिलान्यास भी किया गया है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे आपको ये याद रखिएगा, जो फूलर है वो कहाँ है और ये पर्यटन स्थल के रूप में कौन विकसित करेगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बाकी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं, आगे दिया है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो ये कहाँ मनाया जाएगा? तो ये जो है गुजरात के अहमदाबाद में जो है होगा। इसमें देश विदेश के जो है पतंगबाज आएंगे, याद रखिएगा। और ये जो है कब से मनाया जा रहा है? तो ये जो है 1989 से जो है इसका आयोजन किया जा रहा था, याद रखिएगा। इस बार भी आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, गुजरात के अहमदाबाद में होगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राकेश शर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष में जो है कदम रखा था। इनका जन्म होता है 1949 में, इनका जन्म होता है 1949 में जन्म होता है। कहाँ पे? तो पटियाला में होता है, याद रखिएगा। और इनको जो है 1970 में पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। 1970 में, याद रखिएगा। 1970 में इनको जो है भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फिर 1971 में आता है, तो 1971 में जो पाकिस्तान युद्ध में भूमिका निभाई इन्होंने। जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, इन्होंने जो उसमें भूमिका निभाई। और फिर बात करते हैं 1982 में इनको कहाँ सिलेक्ट किया गया था? तो सोवियत भारतीय अंतरिक्ष उड़ान के लिए अंतरिक्ष यात्री चुना गया था। किसमें? तो 1982 में इनको जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया था, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं 1984 में अगर बात करते हैं तो इनको जो है अप्रैल 1984 में सोयूज़ 11 के द्वारा इनको जो है अंतरिक्ष स्टेशन से जो है भेजा गया था, याद रखिएगा। इन्होंने यात्रा, आप पूछ लीजिएगा इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा कब की थी? तो अप्रैल 1984 में की थी, याद रखिएगा। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है राजश्री माँ की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा है अध्यात्म और ऊर्जा चिकित्सा से जो मनुष्य के अंदर जो बातें छिपी हैं वो बाहर निकाली जा सकती हैं, जो भावनाएं मनुष्य की वो बाहर निकाली जा सकती हैं, याद रखिए। ये महाकुंभ आई हुई है तो इनका नाम जो चर्चा में बन जाता है, क्योंकि इन्होंने जापान में भी बहुत आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति को जो इन्होंने बढ़ाया है जापान में भी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है इनका नाम, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे दो लाइनें मुझे तो बहुत अच्छी लगी, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगेंगी। यहाँ पे दिया है बिना अनुभव के आ गया था इसलिए कामयाब नहीं हुआ। ये जो है ऋतिक रोशन के जो पिता हैं राकेश रोशन, इन्होंने कहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसलिए कहा गया है, देखिए जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनसे सलाह जरूरी लेनी होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, उस व्यक्ति ने उस चीज़ का पेपर दिया तो उसके अनुभव आपसे ज़्यादा होंगे, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, तो उससे अनुभव लीजिए। और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस सेक्टर में अगर कोई व्यक्ति नौकरी पहले से कर रहा है तो उससे अनुभव लीजिए, उस नौकरी का अनुभव लीजिए, उसने परीक्षा कैसे क्रैक किए उसको अनुभव लीजिए। इसलिए लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बिना अनुभव वाले व्यक्ति से आप मत मिलिए, जिसको अनुभव हो। ऐसा नहीं है जिसने परीक्षा नहीं क्रैक कर पाई उसको भी बहुत अनुभव होता है, क्योंकि उसने वो परीक्षा दी होती है, उसकी कोई ना कोई कमी ऐसी रह जाती है जिससे वो परीक्षा पास नहीं होता है। लेकिन आपसे अगर एक्सपीरियंस है तो आप उससे भी अनुभव लीजिए।
क्योंकि वो परीक्षा वो दे चुका होता है और आप पहली बार जो है तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसका भी अनुभव आपसे अधिक होता है। तो इसलिए अनुभव जरूरी, जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनसे मिलना और उनसे बात करना भी आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो ये आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।